एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 34 के बारे में। सीरीज़ 33 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां से आप डायरेक्ट 33 तक हम देख सकते हैं। उसमें हमने कौन कौन से क्वेश्चन और उनके आंसर डिस्कस करे हैं। 10 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, सभी तरह के क्वेश्चन हम जो है उनके आंसर के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं सीरीज़ 34 के बारे में। सीरीज 34 के प्रश्न जो है वो नीति शास्त्र, जो आरएएस मेंस का पेपर सेकंड है उससे रिलेटेड है। आरएएस मेंस का सेकंड पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है नीति शास्त्र, इथिक्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नीति शास्त्र को अगर हम पढ़ते हैं, चाहे गांधी जी का हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे कोई और नीति शास्त्री हो, उसके अलावा बहुत सारे जो केस स्टडी वगैरह है जो सब हम पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें, एक तो हिंदी का जो पेपर फोर्थ है हमारा हिंदी, उसमें हेल्प करता है जब हम निबंध लिखते हैं। उसके अलावा पेपर फर्स्ट में अगर कोई आदर्शवादी उत्तर लिखने का आता है, इसके अलावा अदर कोई भी पेपर है जिसमें हमें आदर्शवादी उत्तर लिखना है, जहाँ पर हमें नीति शास्त्र का अप्रोच लगाना है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें जो नीति शास्त्र हेल्प करता है, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए और चारों पेपर को ध्यान में रखते हुए आप नीति शास्त्र को फॉलो करें, जिसमें गांधी जी और भगवत गीता का नीति शास्त्र तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, तो हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, गांधी जी का नैतिकता संबंधी दर्शन मानववादी नहीं बल्कि मानवतावादी है, समझाइए। प्रश्न समझ सकते हैं आप कि नैतिकता संबंधी दर्शन जो है वो मानववादी नहीं है बल्कि क्या है, मानवतावादी है। यानी मानव को फोकस नहीं करके किसको करता है, ये मानवतावाद को। तो वही हम देखते हैं। अब इस उत्तर को हम लिखेंगे, 100 वर्ड्स का ये प्रश्न है, 10 मार्क्स का हो गया। तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे देखते हैं। मानववादी दर्शन वे होते हैं जो मनुष्य को केंद्र में रखते हैं, ठीक है। और मानवतावादी क्या होता है, मानवता को केंद्र में रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मानवतावादी। तो ये डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि मानव क्या है और मानवतावादी। मानववादी दर्शन वे होते हैं जो मनुष्य को केंद्र में रखकर विभिन्न नैतिक विचारधाराएं देते हैं। इस प्रकार के दर्शन में मनुष्य क्या होता है, साध्य तथा सभी क्रियाओं को केंद्र बिंदु माना जाता है। मनुष्य क्या होता है, साध्य है, और सभी की जितनी भी क्रियाएं की जाएगी वो मनुष्य को केंद्र में रखकर की जाएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही क्या है, साध्य है। मनुष्य जो है वो साध्य, मतलब एम जो है, अपना लक्ष्य जो है मनुष्य है। जबकि मानववादी क्या होता है, विचारधाराओं में मार्क्सवाद, साम्यवाद इत्यादि शुमार है। मानववादी दर्शन में कौन कौन से, जैसे मार्क्सवाद केवल मनुष्य पर केंद्रित करता है, केवल ध्यान। साम्यवाद में भी यही होता है। अब मानवतावादी दृष्टिकोण जो है उसमें क्या होता है, मानव प्रकृति का केंद्र ना होकर प्रकृति का एक भाग मात्र है। मानव प्रकृति का केंद्र यानी मानव साध्य नहीं है, बल्कि केवल प्रकृति का क्या है, एक पार्ट है, एक छोटा सा भाग है, केवल एक पार्ट, ओनली एक पार्ट है, ठीक है। समझ सकते हैं आप। यानी मानवतावादी दर्शन में मानव केंद्र बिंदु नहीं होगा। इसके अलावा इस विचारधारा में मानव की परस्पर सहायता पर भी बल दिया गया है। मानव, इसके अलावा विचारधारा में क्या होगा, मानव की जो परस्पर सहायताएं जो होती है कि परस्पर हमें सहयोग करना चाहिए, इसके अलावा दया, करुणा, सहिष्णुता, इन सभी पर जो है केंद्रित किया गया है मानवतावादी दर्शन में। गांधी जी मानव को प्रकृति का एक भाग मानते थे तथा मानव सेवा को परम सेवा मानते थे। तो मानव सेवा क्या हो गया कि दूसरों के प्रति हम सहानुभूति रखें, परानुभूति रखें। इसके अलावा हम क्या करें, मानव सेवा में हम क्या करें, किसी दूसरे के प्रति दया, करुणा, सहानुभूति। इसके अलावा जो उनका सिद्धांत था, सर्वोदय हो गया, सभी का उदय होना चाहिए। ये सभी सिद्धांत कहीं ना कहीं हमें क्या कहते हैं कि मानव सेवा क्या है, सबसे बड़ी सेवा है। तो यही उनका सिद्धांत जो है वो कहता था कि मानवतावादी है। वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। नाई का काम, ठीक है, किसी भी मतलब नाई और कसाई दोनों का काम जो है वो बराबर मानते थे। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। उनके बहुत सारे सिद्धांत जो है, जैसे हरिजनों को जो है उन्होंने स्थान दिलाया, काफ़ी सिद्धांत जो है वो हमें ये मानव सेवा की ओर इंगित करते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रशासन में गीता की प्रासंगिकता या महत्व इंगित करें। प्रशासन में गीता की प्रासंगिकता क्या है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें गीता आज कितनी प्रासंगिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरएएस मेंस में आ सकता है। इवन ये इसमें, इस पेपर में ही जैसे गीता, अब ये पूछा है प्रशासन में गीता की प्रासंगिकता का महत्व, तो गीता की प्रासंगिकता देख लेंगे तो हम प्रशासन में किसी भी प्रासंगिकता को हम देख सकते हैं। मतलब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी आप अपने आराम से लिख सकते हैं कि प्रशासन में आज क्या चेंजेस करने चाहिए। अगर हमें देखें कि प्रशासन में क्या न्यू चेंजेस लाने चाहिए, तो उसमें भी हम ये पॉइंट्स डाल सकते हैं गीता वाले। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो अब इस उत्तर को देखते हैं हम। प्रशासन में गीता की प्रासंगिकता, गीता का आधारभूत केंद्रीय सिद्धांत कर्मयोग है। अगर हम गीता के, भगवत गीता के जो बेसिक जो केंद्रीय मूल सिद्धांत जो है उसको हम बोलेंगे कर्मयोग,
कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, सभी को पता है। जिसे अपनाकर एक लोक सेवक अपने समस्त कर्म कर्तव्य चेतना की भावना से करेगा। अगर कोई भी जो लोक सेवक है या प्रशासन में अगर हम इस कर्म योग को अपना ले तो क्या होगा, जितने भी कर्म होंगे वो कर्तव्य की चेतना, कर्तव्य चेतना, यानी कर्म करना ही क्या है, उसका एक कर्तव्य है। उसको अगर कर्तव्य समझकर वो कर्म करता है तो क्या होगा, तो सक्रिय कर अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो उसे क्या होगा, गीता की प्रासंगिकता बनी रहेगी। यानी उसको अगर कर्म करते जाएगा, कर्तव्य की ओर इंगित रहेगा, तो फल की इच्छा नहीं होगी, तो क्या होगा, उसका जो काम है वो प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि फल की इच्छा करने से क्या होता है, हमारा काम जो है वो प्रभावित हो जाता है कि अरे अगर मैं अच्छा करूंगा तो ये होगा, अगर मुझसे बुरा हो गया तो ये हो जाएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं क्या करती है, हमारे जो कार्य की जो क्षमता है या कार्य करने का जो तरीका है उसको प्रभावित कर देती है। तो कर्म जो है वो हमेशा कर्तव्य चेतना की भावना से, पूर्ण निष्ठा की भावना से, समर्पण भाव से उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करें गीता का निष्काम कर्म योग। अब दूसरा सिद्धांत आ गया निष्काम कर्म योग, वही इसी का ही कर्म योग जो है उसी का भाग हो गया ये निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग वही कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, बिना किसी फल की इच्छा के काम करना। दूसरा है लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब ये हो गया कि आपको जितना चाहिए आप केवल उतना ही रखिए, अनावश्यक जो है आप अपनी चीजें इकट्ठा ना करें। यानी अगर आज हम बात करें सतत विकास की, तो सतत विकास जो कहीं ना कहीं लोक संग्रह का भाग है कि आप जो है इतना ही जो है जल हो चाहे बिजली हो, सभी इतना ही यूज करें जितना आपको जरूरत हो, बाकी जो है आप भावी पीढ़ी के लिए छोड़ दीजिए। यानी अनावश्यक चीजें जो है वो आप इकट्ठा ना करें। लोक संग्रह, समत्व, सभी के साथ जो है प्रेम भाव से, मेल जोल से रहना ही समत्व भाव हो गया। स्वधर्म, अपने धर्म का पालन करना, यानी आपका जो काम है वही करो, दूसरे के काम में आप दखल अंदाजी ना करो। तो अगर हम प्रशासन में बात करें, जो ऊपर के जो अधिकारी होते हैं या प्रशासक जो होते हैं, वो जिनको जो काम दिया गया है वो उसी काम को करें, दूसरे को काम में दखल ना दे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट को रोकता है दो प्रशासकों के बीच की। उसका पालन योग, स्थिति प्रज्ञ होता है कि सुख हो दुख हो, ठीक है, आंधी तूफान हो, विपदा हो या फिर कोई भी खुशी का माहौल हो, हर स्थिति में लोभ मान माया आदि से दूर होकर कार्य करना। यानी कैसी भी सिचुएशन हो, विपरीत परिस्थितियों में भी आपको क्या रहना है, एक जैसे रहकर अपना कार्य करते रहना है। आपदाएं विपदाएं तो आती रहती है, लेकिन आपको क्या है, स्थिति प्रज्ञ रहना है। इत्यादि नैतिक मान्यताओं को स्वीकार करता है। तो मैंने अलग अलग बता दिया है कि लोक संग्रह को किस तरह से होगा। समत्व बुद्धि योग हो गया, स्वधर्म हो गया, स्थिति प्रज्ञ हो गया, इन सभी का पालन करके हम लोक प्रशासन की में गीता की प्रासंगिकता को और महत्व कर सकते हैं और महत्व इसका बढ़ा सकते हैं। आगे हम बात करें, प्रशासक अथवा लोक सेवक को अपने समस्त कर्म केवल सामाजिक उत्थान एवं सर्व कल्याण की भावना से लोक संग्रह करने चाहिए। यानी यहीं पर यही बोल रहा है कि जितने भी प्रशासक और लोक सेवक के कार्य होंगे वो सामाजिक उत्थान के लिए होंगे और सर्व कल्याण की भावना से किए जाने चाहिए, लोक संग्रह करने चाहिए। यानी आप केवल उतना ही करना है, इसका मतलब ये हो गया कि सामाजिक उत्थान में भी आपको कार्य करना है, सर्व कल्याण भी देखना है आपको, जिससे समाज में नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, परस्पर सहिष्णुता और एकता के लक्षण दिखाई दे सके। सहिष्णुता से रहे, एकता से रहे, तो ये भी गीता जो है वो भगवत गीता ये भी हमें इंगित करती है। भगवत गीता का समत्व बुद्धि योग प्रशासक की मूल मान्यता होना चाहिए, जिससे वह निस्वार्थ भाव से सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखे और समान आचरण करे। समत्व बुद्धि योग सभी को क्या है, एक भाव से देखे, ठीक है, किसी को भी ऊंचा नीचा ना समझे, सभी के प्रति समान दृष्टिकोण हो, समान आचरण किया जाए और निस्वार्थ भाव, स्वार्थ के पीछे कोई मतलब स्वार्थ को लेकर कोई काम ना हो। तो प्रशासन में अगर ये सारे गीता के, भगवत गीता के जितने भी पॉइंट्स हैं अगर हम यूज़ करें तो प्रशासक जो है, प्रशासन या फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि अगर स्थिति प्रज्ञ प्रयोग करेंगे तो जो कर्मचारी जो भी काम करने वाले हैं, प्रशासक जो है, वो क्या होगा कि कोई भी सिचुएशन अराइज होगी तो उनको अच्छे से डील कर पाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें निष्काम कर्म योग, तो बिना कर्म को देखते हुए कर लेंगे। लोक संग्रह, अगर लोक कल्याण की दृष्टि से काम करेंगे तो बहुत सारे समाज में बहुत सारे लोगों का उत्थान भी होगा। स्वधर्म, केवल अपने धर्म का ही पालन करेंगे तो आपस में डिस्प्यूट भी नहीं होगा, आपस में सौहार्द का व्यवहार बना रहेगा। दोनों में जो है दो कर्मी हैं, प्रशासक है, उनके बीच एक सौहार्द की भावना रहेगी, एक फ्रेंडशिप तरह का एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो प्रशासन में देखने को मिलेगा। आई होप आज के दोनों प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। अब
नेक्स्ट हम लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि परिणाम क्या होगा। परिणाम स्वरूप एक प्रशासनिक लोक सेवक साधारण जन का विश्वास जीत सकता है, योजनाओं को सुचारू रूप से लोगों में लागू कर सकता है। लोक सेवक को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः उसके लिए स्थिति प्रज्ञ होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह विपरीत और विकट परिस्थितियों में भी शांतचित्त तथा बुद्धि से समुचित निर्णय ले सके। स्वधर्म का पालन करना प्रशासक का आधारभूत अनिवार्य लक्षण है, जिससे जिस पद, महकमा, विभाग अथवा अपने लिए समायोजित योजनाओं अथवा समस्याओं का उसी के रूप में निस्तारण किया जा सके। स्वधर्म का पालन प्रशासक को सत्यनिष्ठ, कर्तव्य के प्रति सजग अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करता है। तो अलग अलग आप देख सकते हैं कि स्वधर्म का पालन करेगा तो क्या होगा, प्रशासक का आधारभूत अनिवार्य लक्षण हो गया, जिसमें क्या होगा, वो जिस पद में, महकमे में, विभाग में अपने लिए समायोजित योजनाओं और समस्याओं का उसी के रूप में निस्तारण कर सकेगा। स्वधर्म का पालन प्रशासक को सत्यनिष्ठ और कर्तव्य के प्रति सजग अधिकारी के रूप में प्रस्तुत भी करता है। अतः गीता के नैतिक सिद्धांत केवल आदर्श मात्र नहीं है, अपितु वर्तमान में सभी समसामयिक समस्याओं के लिए एक प्रकार का मार्ग और उपाय भी है, जिसकी पालना से संगठित, समायोजित, शांतिपूर्ण, व्यवस्थित समाज की रचना हो सकती है। ओके, तो अब भगवत गीता ने ये जो लास्ट का जो हमारा लाइंस है उसमें आप देखिएगा गौर से कि गीता का जो नैतिक सिद्धांत है वो आदर्श मात्र नहीं है, बल्कि जितनी भी आज की जो समस्याएं हैं, समसामयिक समस्याएं हैं, अगर हम भगवत गीता के रूल्स को, भगवत गीता के जितने भी जो नियम हैं उनके थ्रू अगर हम उनको सॉल्व करें तो क्या हो सकता है, ये शांतिपूर्ण, व्यवस्थित सॉल्यूशन वहां पर कहीं ना कहीं हम निकल सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।